मैं अपने साथियों को ये राय देना चाहता हूँ कि आप किसी ब्लॉक में हैं, किसी गांव में हैं, किसी क्षेत्र में हैं, तो राजनीतिक कर्म कीजिए। और राजनीतिक कर्म का पहला है राजनीतिक संगठन बनाइए। तो इसीलिए अभी मेरी जो योजना है, इस संवाद के बाद मैं अभी मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस इधर से होते हुए पूरे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने की बरेली तक मैं गया था। मेरी योजना है हर जिले में हम जा रहे हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि सेलेक्टेड लोगों को लेके जो विभिन्न विचारधाराओं के प्रयोग से निकले हुए लोग हैं, उनका वर्कशॉप किया जाए। वर्कशॉप 2 घंटे 3 घंटे का नहीं होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा। जैसे तैसे डॉक्टर अंबेडकर को मत कोट कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है उसका पहले संदर्भ देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को गहराई से पढ़िए। अभी पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने कहा कि हम 2 नेशन थियरी है, हम एक साथ नहीं रहे। जो कभी सावरकर और जिन्ना कहते थे उसी को उन्होंने दोहराया, और लोग बताते हैं कि ये मुनीर खतरे में थे, तो मुनीर ने इस तरह का एक थियराइजेशन करके अपने लोगों में जज्बा पैदा किया कि पाकिस्तान मदीना के बाद अगर कहीं आयत से कोई अगर मुल्क बना है तो पाकिस्तान बना है, आप अपनी पीढ़ियों को बताइए। ये जर्नल्स वगैरह इसी तरह की बात जनता के गुस्से को करते हैं। तो मेरा एक इंटरव्यू, आप जानते हैं संतोष भारती MP भी थे और बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो एक चलाते हैं अपना चैनल लाउड इंडिया, तो वो हमारा अमूमन इंटरव्यू लेते रहते हैं, क्योंकि दादरी आंदोलन में BP सिंह के साथ जो हम लोगों का उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, हम लोग मिलकर लड़े थे। तो मैंने उसमें डॉक्टर अंबेडकर का 6 लाइन की उनके डिबंकिंग पाकिस्तान पर जो उनका लेख है, उसके 4-5 लाइनों को मैंने पढ़ा। और अमूमन मैं देखता हूँ अनपढ़ किस्म की बातें लोग करके डॉक्टर अंबेडकर को संदर्भ से काट देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारतवर्ष में अमूमन लोग ये नहीं जानते कि गांधी जी कोई बहुत बड़े सिद्धांत वेत्ता अलग से नहीं थे। वो जो प्रयोग कर रहे थे या करना चाहते थे, उसी का उन्होंने साफ संकलन किया था, अपने अनुभवों को लिखा। तो वहां डॉक्टर अंबेडकर ने 2 सवाल पूछा। जब उन्होंने सावरकर से पूछा कि भाई आप 2 राष्ट्र के सिद्धांत की वकालत करते हैं, तब फिर अगर पाकिस्तान अलग बनता है तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आप अखंड भारत की बात क्यों करते हैं? तो सावरकर की जो फांसीवादी मनोवृत्ति थी, सावरकर भी बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी जो सोच थी पूरी तौर पर फासिस्ट थी, फांसीवादी थे। तो सावरकर से उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो सावरकर ने जवाब दिया, जो बाद में गोलवलकर वगैरह ने भी जवाब दिया, यही जवाब दिया कि नहीं, मुसलमान भी हमारे देश में रहेगा, लेकिन वो हमारे अधीन रहेगा। ये बात सावरकर ने कही। तो
डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा तब तो नागरिकता का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई नागरिकता कैसे बनेगी। दूसरा, जिन्ना से उन्होंने कहा कि आप क्यों पाकिस्तान चाहते हैं, तो जिन्ना ने कहा कि हम हिंदुओं का आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि और अभी भारत तो कोई राष्ट्र है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में किसी ने, हमने कम्युनिस्ट आंदोलन का भी सैद्धांतिक जितना पढ़ा है, पंडित नेहरू को भी पढ़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र, राज्य और देश के बारे में जो बहुत बड़ा थ्योरेटिकल वर्क है, उस छोटे में उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम राष्ट्र नहीं बन पाए जिन्ना साहब सही, लेकिन क्या देश अपने में कोई बुरी बात है क्या? देखिए, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, राष्ट्र, राज्य के देश की सब बातें। तो उन्होंने कहा देश कोई बुरी बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं में हम लोगों को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा न मिले। उन्होंने कहा कि शूद्रों के साथ जो हो रहा है, आपके साथ तो खाली सत्ता में हिस्सेदारी की बात है, शूद्रों के साथ जो हुआ है वह तो हम 1000 गुना ज्यादा होता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई हिंदू समाज में तो कभी भी समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा लागू ही नहीं हो सकती। तब उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या भाई पाकिस्तान, भारत का डिवीजन, क्या पाकिस्तान बनाने से भारत का डिवीजन का जवाब, मैंने भारत में हिंदू राज से लड़ने का सवाल, क्या पाकिस्तान बनना है? और उसी में जो अमूमन कुछ आधा अधूरा पढ़ लेते हैं लोग, उसी में उन्होंने 2 लाइन और लिख दी कि जब हिंदुस्तान में हिंदू राज बनेगा तो इससे भयावह स्थिति कभी भी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम जहाँ हैं हम तो जानते ही हैं कि हिंदुओं में ये मूल नागरिक अधिकार का बोध ही नहीं है उस समाज में, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान नहीं। तो मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा था कि अभी जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इस पर मेरा एक बड़ा इंटरव्यू है और मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को उसमें उनकी किताब से ही कोट करके सुनाया है, पढ़ा है इस बात को जो हमने आपको बोला। देखिए, हमारा ये मानना था कि युद्ध से हमारे जो इतिहास के ये अंतर्विरोध है वो हल नहीं होंगे। युद्ध इसका जवाब नहीं, इसका जवाब है कि आप राजनयिक पहल बढ़ाइए, आप उनको दुनिया में अलगाव में ले आइए, और जो उनके आतंकी शिविर है उन शिविरों का पूरा दुनिया के स्तर पर प्रमाण ले आइए, जहां पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो पहलगाम किया ही नहीं। उन्होंने एक टर्म दिया उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब कि खुद ही हिंदुस्तान ऐसा कराता आया है और खास तौर पर अमेरिका को खुश करने के लिए ये खुद भारत ने करा है। तो हमने कहा कि मैं उनकी थियरी नहीं मानता, क्योंकि आतंकी शिविर तो है पाकिस्तान में, लेकिन आतंकी शिविर ऐसे नहीं होंगे जैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड बैलेंस देखिए, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा युद्ध में। आनंद खान ने उन्होंने 7 तारीख को हमला कर दिया, सच आप सो रहे मुंह धो ले, आनंद खान ने इन्होंने हमला किया। और देखिए, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप सब लोग जान लीजिए असलियत क्या है। 2 कारण हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी में आप
कम्बैट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है सीपेक में कि चीन अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को बचाएगा। और अब लड़ाई शरीर से नहीं होगी, अब लड़ाई चिप से होगी, कंप्यूटर से होगा। और आप अभी जो ले आए हैं ये राफेल, वो आपको कभी भी टेक्नोलॉजी देगा ही नहीं। कोर्ट शोर से मांगते रह गए और राफेल को न इन्होंने माना कि गिराया गया है, नहीं माना कि नहीं इसको इस सवाल को कर गए। उस टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव पड़ा कि जब उनके मिसाइल्स आ गए 50 किलोमीटर की दूरी पर, तब हमारे कमांडर्स को पता चला और 9 सेकेंड लगा आके राफेल गिरा दिया। देखिए, ये बड़ा नाजुक सवाल है, अनावश्यक हम इसमें बड़ी बात नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ये एक कहना है वेस्टर्न मीडिया का, दुनिया में लोग कह रहे हैं, ये सही है कि गलत है इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जो बात आ रही है उतनी ही बात मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए, अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो 2 चीज़ों के बारे में विचार करना। पहली बात यह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो पूंजी है विदेश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी तकनीक पर, रिसर्च और एनालिसिस पर फंड बढ़ाना होगा। और जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारा रिसर्च और एनालिसिस और एजुकेशन पूरा का पूरा चौपट होता जा रहा है, कोई इस पर खर्च नहीं। तो हम अगर अमेरिका पर करें, अब आप समझते नहीं, पिछड़ी जनता को भले सिखा दीजिए कि ट्रंप हमारा दोस्त है, अरे भाई वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का, वर्ल्ड का सेंटर चलाता है, वो क्या दोस्ती और दुश्मनी करेगा? उसके दोस्ती और दुश्मनी तो उसके इकोनॉमी के फायदे के लिहाज से होगा, उसकी दुनिया में दबदबा के लिहाज से होगा। तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान और भारत को, दोनों को हम हमारे मित्र हैं। अभी मोदी जी अपनी मोनोपोली कह रहे थे कि हमारे मित्र हैं, और ट्रंप ने कहा दोनों हमारे मित्र हैं। और ये सीज फायर डिक्लेयर करे उसके 1 घंटे पहले ही कह दिया कि मैंने कहा कि तुम लोग समझौता कर लो, और आज कल पे शायद कहा है कि हमने कहा नहीं तुम लोगों को ट्रेड नहीं करेंगे। तब आप समझिए कि समझौता सीज फायर का हुआ। बहरहाल मैं सीज फायर का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारी समस्याओं का जवाब युद्ध नहीं है, और युद्ध का लाभार्थी वार इंडस्ट्री और भुगतने वाला जो है वो हमारा लेबर क्लास है, लेबरिंग मासेज है, मिडिल क्लास है, छोटा उद्योग है, वो भुगतान करेगा। तो इसलिए मैं केवल नैतिक प्रलोभन की बात नहीं कह रहा हूँ, भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, नैतिक, मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि हमारा युद्ध एक को लाभ पहुंचाएगा। और वार इंडस्ट्री आप जानते हैं यूरोप है, वार इंडस्ट्री अमेरिका है, और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तौर पर फंसी हुई है। और यही एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यह सबसे बड़ा एक बेनिफिशियरी इंडस्ट्री अभी वेस्ट में चल रही है। तो हम अभी आप लोगों से भी यही कहेंगे, युद्ध से मामला नहीं हल होगा, वार इंडस्ट्री फायदे में जाएगी, हम लोग की आर्थिक स्थिति कोविड जैसी जो थी उससे भी कहीं न बदतर हो जाए,
इसलिए एक रिलीफ है मुझे। सबसे पहले जब मैंने सुना तब उसी समय हमने, क्योंकि दारापुरी जी, SR दारापुरी जी आप जानते हैं, ये IPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनको एक बयान भेजा और कहा कि आप एक बयान जारी कर दीजिए कि युद्ध का जो रुकने की बात हुई है, युद्ध विराम है, हम उसका स्वागत करें। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए इसमें ये है, मैंने पहली बात हमने कही कि आप अपनी तकनीकी बढ़ाइए, अपनी विदेश पर निर्भरता घटाइए, तकनीकी और पूंजी का आप निर्माण कीजिए, आप अपने आंतरिक मार्केट को, अंदर की मार्केट को मजबूत कीजिए। और दूसरी बात है कि अपने पास पड़ोस से लड़ाई नहीं, दोस्ती कीजिए। आप सबसे अलग हो गए। अगर आप ही गाँव में हो, बहुत पहलवान भी हो, सबको मारे, पास पड़ोस को मारे, कल कोई हमला करेगा तो बचाएगा कौन? पटीदार से लेके आसपास के लोग भी नहीं खड़े होंगे। तो कम से कम अपने पड़ोस के साथ बराबरी का मित्रवत संबंध रखिए। ये दो बातें हम कह रहे हैं कि ये लोग युद्ध व्यापार चलाते हैं, इनके ऊपर निर्भर मत रहिए। ये कभी भी आपको ज्ञान नहीं देंगे, ये आपको तकनीकी नहीं देंगे। ये हमारे देश में भी परंपरा रही है, मंत्र कान में ही एक शब्द से फूंका जाता था, बताया नहीं जाता था कि इसमें है क्या। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को अभी फिलहाल मेरा स्टैंड ये है, युद्ध रुक गया, अच्छी बात है। अपनी कमजोरियों को तलाशा जाए, अपनी तकनीक और वित्त को मजबूत किया जाए, पड़ोस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाए। और युद्ध आतंकवाद का जवाब नहीं है और तरीके, क्योंकि आतंकवाद जो वहां चल रहा है कुछ फैनेटिक लोग नहीं चला रहे हैं। आतंकवाद पाकिस्तान में खुद वहां की मिलिट्री यूनिफॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उनको आप देखते हैं कितनी बचकानेपन की बात यहाँ अपोजिशन में राहुल वगैरह के, कांग्रेस भी सेंसिबल बात नहीं करती। रीजनल पार्टीज का मैं बहुत कोई बड़ा थ्योरेटिकल टैंक है ये मानता नहीं हूँ। रीजनल पार्टी फैमिली सेंट्रिक पार्टी है, उनके पास कोई बहुत रिसर्च एनालिसिस वर्क नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास एक रूलिंग क्लास का हिस्सा है। अब ये गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में कर दिया, 2 टुकड़ों में कर दिया। अरे ये कोई बात नहीं। किसी देश को अगर तोड़ने के लिए आप शाबाशी लेना चाहते हैं, आप ही कहिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान आताताई काम कर रहा था, वहाँ की जनता युद्ध की हमारे बॉर्डर पर आए तो हम मदद कर सकते थे कि। लेकिन यहाँ तो सब जनता में युद्धोन्माद पैदा करना है, जिसको देखिए वही हीरो बना हुआ है। जैसे दंगा वंगा होता है ना, जो सबसे लखहरे होते हैं वही सबसे ज्यादा दंगाई हो जाते हैं। इलाके में सबसे ज्यादा हमला वही सबसे बहादुर भी हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि इसके बारे में मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ तो मेरा 3 बिंदु है। रोजगार, सामाजिक अधिकार अभियान में तो साथी लोग यहाँ क्या लिखा मैंने गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं जो संवाद चला रहा हूँ, क्या नाम है उनका साथी का? बिरकेश। हमारे यहाँ संवाद का नाम है, सुन लीजिए। आप विद्वान हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन दूसरों को भी सुना कीजिए। हमारे संवाद का नाम है रोजगार सामाजिक अधिकार संवाद, और हमने 3 बिंदु उसमें रखे जिस पर हम सहमति बना रहे हैं। पहला बिंदु है उत्पादन संबंधों में बदलाव करना। उत्पादन संबंध का मतलब है पूंजी का जो संकेंद्रण है, जो कुछ कारपोरेट घरानों के यहाँ संकेंद्रित होती जा रही है। जनता का जो पूंजी का बड़ा पलायन हो रहा है, लूट हो रही है, उस पर रोक लगाना और जितनी अतिरिक्त जमीनें
गांव में है उसको खेत मजदूरों गरीब किसानों में वितरण करना। पहला ये। दूसरा हमारा है कि जो हमारे किसान हैं उनकी अपनी लागत के अनुरूप जो 1.5 गुना MSP की डिमांड है उसको स्वीकार करना। तीसरा है छोटी जोतें हैं इसलिए सहकारी खेती की तरफ बढ़ना और सहकारी खेती के लिए खरीद के लिए उपयोग के लिए अतिरिक्त बजटीय प्लान करना। ये मेरा इस संदर्भ में है। तो यह संविधान में या स्टेट एंड माइनॉरिटी पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, स्टेट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट ने कहा सोशलिज्म, ये सब बहस में हम नहीं गए। हमारी जो डिमांड है वह है उत्पादन संबंधों में मौलिक बदलाव किया जाए। और ये अगर किसी को इसमें मार्क्सवाद दिखता है तो देख ले, किसी को इसमें अगर गांधीवाद दिखता है तो देख ले, किसी को अगर इसमें अम्बेडकर बात दिखता हो देख ले। और मैं आज की जरूरत के हिसाब से भारत की परिस्थिति में ये उत्पादन के संबंधों में बदलाव और अपना इसी के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल पर खेती में वेज में जो घटता जा रहा है, जिसका रियल वैल्यू घटता जा रहा है, चाहे मनरेगा हो चाहे खेती पर काम कर रहा हो, रियल वैल्यू उसका घटता जा रहा है। रियल वैल्यू के हिसाब से मार्केट को डेवलप करना। तो यह एक हमारा उत्पादन संबंध के बारे में। दूसरा हमने आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, जाति बेस्ड नहीं कहा। हम जाति की बात नहीं किए हैं, हम कहे हैं पहचान आधारित जो हमारे देश में भेदभाव है उसके लिए हमने 2 मांग की। पहली बात हमारी ये है, हमने कहा है कि आज भी देश में SC ST एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटीज में भी पसमानदा मुस्लिम और महिला, ये 5 समूह ऐसा है जिसके हिस्सेदारी के लिए अनुपात उनका बढ़ाया जाए। जो भी हमारी राज्य मशीनरी है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे आपका लेजिस्लेशन हो, उनकी संख्या उनके साथ ये किया जाए। दूसरा हमने कहा है कि बजटरी प्लान बढ़ाया जाए, मैंने इन लोगों के लिए स्पेशल बजट प्लान ले आया है। ये बात हमने की। तीसरा हमारा सवाल है कि यूनिवर्सल इक्वल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, समान, और उसमें हम कहते हैं नेबरहुड सिस्टम। जितने भी लोग हैं जहां भी हैं, नेबरहुड सिस्टम का मतलब है कि कम्युनिटी वाइज, मोहल्ले वाइज, गांव वाइज आप स्कूल्स चलाइए और वहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन दीजिए और वह एजुकेशन बराबर का सबको। हेल्थ के लिए भी हमने यही बात उठाई है कि हेल्थ का स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक, गांव तक हेल्थ का स्ट्रक्चर आप बनाइए। ग्राम समुदाय से लेकर के जिला तक ले आइए, राज्य तक ले आइए, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े शहरों में भी अच्छा कोई चिकित्सीय व्यवस्था नहीं। हम ही लोग, हमारी मिसेज बीमार थी, 2-2.5 साल मैं बॉम्बे में इलाज कराया, यहाँ कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं। और दूसरा मैंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर और छोटे उद्योग
इसको प्रोटेक्ट कीजिए, इसके मार्केट को दीजिए, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन यह भी मानिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें नौकरियां घटेंगी, क्योंकि नीति सरकार ने वही ली है ऑटोमेशन की, तो वो घटेंगी। तो हमने केवल यही नहीं कहा है, हमने कहा है कि जो नेशनल इनकम है और जो नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, उस पर जो कारपोरेट घराने हैं उनको कम से कम आप वेल्थ टैक्स के दायरे में ले आइए, वेल्थ टैक्स उन पर लगाइए, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो अतिरिक्त पैसा कोविड के जमाने में भी कमा लेंगे। वो अपने एक छोटा सा अंश दे देंगे। यही हमारा जो बजट 40-45 लाख करोड़ का, अभी 50 लाख करोड़ का है, ये हमारा 95 लाख 98 लाख करोड़ तक या उससे भी ज्यादा होता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के दोनों धारा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के बाद साथ बैठ के जो दिल्ली में हमने सम्मेलन किया था, प्रोफेसर प्रभात कुमार और अरुण कुमार जी के साथ मिलकर हमने ये तय किया। तो ये आप देखिए, अभी तक क्या होता था, विचारधारा पर बहस होते हुए हम राजनीति पर पहुंचते थे, मुद्दे पर पहुंचते थे। तो 40 साल का मेरा अनुभव है कि कोई 5 आदमी की पार्टी बनाया है तो किसी दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए तैयार नहीं। वो सोचता है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके नेता बोलते हैं कॉमरेड वेट करिए, हम लोग बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं। तो ये कामकाज का जो तरीका है, इसको मैंने जीवन में 40 साल जब मैं स्टूडेंट लीडर था तब से लेके आजकल आजमाया है, देखा है, और हर तरह का संघर्ष का हमने समर्थन किया है। लेकिन मैं इन बिंदुओं पर यह पहुंचा हूं कि ऊर्जा अपनी जो आपने बर्बाद किया, ढेर सारे लड़के, बहुत सारे लोग बदलाव चाहते थे, कितने मार दिए गए, कितने शहीद हो गए और कितने इन्हीं परिस्थितियों में सकम कर गए। और आप एक राजनीतिक संगठन भी देश भर का नहीं बना पाए। तो ये हमारा अनुभव है जी। और इन्हीं अनुभवों पर खड़े होकर मैं ये कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी और राजनीतिक दोनों काम अलग है। सिविल सोसाइटी में आपको स्वतंत्रता है, जो मन हो वो बोलिए, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन राजनीति में एक गलती कीजिए, एक टैक्टिस आपने गलत किया तो आप फेंका जाएंगे। जैसे हमारे मोदी जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो किले का बालू का किला खड़ा किए थे, वो इसी लड़ाई के बाद लोग कह रहे हैं कि दरकना शुरू हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ये टैक्टिस की लड़ाई है। जनता समझ जाती है। अब एक ही बात पूछ रही, भैया सुरक्षा का है नहीं व्यवस्था कराए, और अमेरिका के दबाव में काहे युद्ध रोक दिए। तो अभी इसका जवाब मोदी जी के पास है। तो राजनीति में बहुत बारीकी से कदम रखा जाता है, समझा जाता है। मैं हर आंदोलन का आकलन करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारे कैडर्स जो कि झोपड़ी में काम करते थे, अच्छे राज्य स्तर के हमारे कैडर्स, बड़ी बड़ी भीड़ हम जुटा लेते थे पटना से लेके बनारस में। एक बार मैंने देखा कि अजय राय और अम्बरीश चले गए बेचारे वहाँ, जो कि झोपड़ी में सबको जुटा के ले आए, भाई इनको बसने का अधिकार दो। लाठी चली और रत्ती भर आंख बची नहीं, तो अम्बरीश की आंख टूट जाती, बह जाती। ऐसे ही हमारे दफ्तर वाले मामले में, मेरे दफ्तर वाले मामले में नहीं, लखनऊ वाला अनावश्यक लड़ाई हो गई, और वो सब पागल टाइप थे। और वो हम लोग कोई अगल बगल में उस तरह का प्रभाव नहीं बड़े शहरों में, वो सैकड़ों लोग लेके घेर दिए सब आदमी। अब मैं भी वो कुर्सी में था कि मुझे माजरा पता चला,
लक्ष्मी जी थे, वो हमारे ऊपर वार किया तो कम्युनिस्ट डिसिप्लिन बहुत होती थी, हमको पीछे करके आगे आ गए, उनकी एक आंख उड़ गई। तो मैं आज तक उनके पास एक है आंख, कभी भी उन्होंने वो नहीं किया। अब इन्हीं के यहाँ जो लड़ाई दीना मुरा के यहाँ होती थी, इतना वहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मास्टर साहब ये लोग बेवजह पिटाई होती थी। और लेकिन अब इनके यहाँ मैं कम से कम 10 बार इनके गांव में गया, कौन कौन मीटिंग ये करो वो करो। तो मैं ये कोई अपने जीवन का भोगा हुआ सच है कि राजनीति कैसे की जाती है। इसीलिए मैं गांधी जी